रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो भी हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कायदे से हम रियल एस्टेट के थ्रू भी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट में एक तो हम रियल एसेट्स अक्वायर करते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या कमर्शियल प्रॉपर्टीज, मगर उसके अलावा एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत भी हम रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह की मिथ्स होती हैं, किस तरह की मिसकंसेप्शंस होती हैं, जिसके कारण हम कई तरह की मिस्टेक्स करते हैं रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो के अंदर, स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेट में होता है। आने वाली वीडियोस में हम रियल एस्टेट एज अ रियल एसेट जब हम लगाते हैं तो हम उसके ऊपर भी बातें करेंगे। अब जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी इनफैक्ट कई कैटेगरीज हैं। हम नॉर्मली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं, जो कि फ्लैट्स भी हो सकते हैं, प्लॉट्स भी हो सकते हैं, विलास भी हो सकते हैं, या इवन हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। मगर प्राइमरली यहाँ पे मैं फिलहाल रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर से जो हम फिजिकल रियल एसेट खरीदते हैं उसकी बारे में अभी बात नहीं कर रहा। मैं फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट वर्टिकल में, या रियल एस्टेट एज अ क्लास ऑफ एसेट विद इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल एसेट्स जो रियल एस्टेट साइड पे होते हैं नॉर्मली दो फॉर्म्स में होते हैं, एक डेट साइड पे होता है और एक इक्विटी साइड पे होता है। यानी कि एक जगह हम एक तरह से लेंडर हो जाते हैं, यानी कि समझो डिबेंचर होल्डर हो जाते हैं, और एक जगह हम एक तरह से ओनर हो जाते हैं, जहां पे हम कई बार रीट की बात करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं। तो यानी कि प्राइमरली अगर हम ये दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स को समझें तो जो डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि मैं डेट साइड की बात कर रहा हूं, यानी कि रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के अंदर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा हूं, और फाइनेंशियल एसेट्स में जो डेट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कई बार डिबेंचर्स या एनसीडीज का नाम देते हैं। अभी जो डिबेंचर्स या जो एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं, ये कायदे से हाईली रिस्की भी होते हैं और हाईली रिटर्न ओरिएंटेड भी होते हैं। नॉर्मली इसमें जो रिटर्न करंट स्टेटस में अगर हम देखें, करंट सिनेरियो में 15 to 21% का रिटर्न्स नॉर्मली आता है, मगर हाई रिस्क भी होता है। यहां पे रिस्क के पर्सपेक्टिव से मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है, क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट रेटिंग की टर्मिनोलॉजीज डिबेंचर्स या एनसीडीज वाले फील्ड में पर्टिकुलरली रियल एस्टेट साइड पे नहीं चलती और वह एक्सेप्टेबल भी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बनाने लगा है, उस प्रोजेक्ट को नॉर्मली जो अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो अंडरराइटर या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली 25 से 30% यानी कि 25 to 30% उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो जो उस बिल्डर का है, वहां पे अंडरराइट करता है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग 70% होता है वो पब्लिक एट लार्ज उसको इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स या इन द फॉर्म ऑफ एनसीडीज उसके अंदर पैसा लगाते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक तरह से रिटर्न आता है, जैसे हमें बॉन्ड्स के ऊपर आता है। तो बॉन्ड्स के ऊपर जैसे कूपन आता है, यहाँ पे भी कूपन आता है। हालांकि लैंग्वेज में यहाँ पे जो यूज किया जाता है उसको ईल्ड बोलते हैं, मगर टेक्निकली अब आपको पता है कि ईल्ड एज अ वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, और ईल्ड क्या होता है और कूपन क्या होता है इसके बारे में इनफैक्ट ज्ञान फाइनेंस पे करके ऑलरेडी कई वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, जिसमें कई ऐसी फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी जहां पे लोगों को दिक्कत होती है समझने में, उसको आसान भाषा में समझा रखा है। तो मैं चाहूंगा कि वहां पे आप समझ लें कि ईल्ड क्या होता है, कूपन क्या होता है। रियल एस्टेट में डिबेंचर और एनसीडीज में हालांकि जो एक्चुअल रिटर्न आता है, जिसको मैं कूपन बोल रहा हूं, जो कि 15 से 21% होता है, मगर लोग नॉर्मली ईल्ड बोलते हैं। मगर कायदे से ये जो रिटर्न आता है ये रिस्की है रिटर्न। सो रिस्की क्यों है? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को अंडरराइट किया गया है और जिस प्रोजेक्ट में हमने डिबेंचर होल्डर बने हैं या एनसीडी होल्डर बने हैं, हो सकता है प्रोजेक्ट चले ही ना, हो सकता है प्रोजेक्ट में अप्रूवल्स की दिक्कत आ जाए। यानी कि कई बार हम गलती इसमें क्या करते हैं, हम कई बार रेप्यूटेड बिल्डर का
डिबेंचर या एनसीडी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, मगर ये गलत है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम रेप्यूटेड बिल्डर, उस बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो भी हमें समझनी होंगी, या जो टेक्निकली जिसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये समझ आती है। मगर नॉर्मली हम लालच के चक्कर में डिबेंचर में लगा देते हैं या एनसीडी में लगा देते हैं ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट ओनली द बिल्डर्स रेपुटेशन, बट वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द प्रोजेक्ट डिटेल्स, जिस प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए वो पैसा हम एक तरह से लोन के तौर पे एज अ डिबेंचर होल्डर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये, एक तरह से जो डेट साइड है वहां पे रिटर्न बहुत हाई है, कूपन बहुत हाई है, मगर रिस्क भी बहुत हाई है, जो कि हमें एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जिसकी रियल एस्टेट साइड पे हो उसके लिहाज से हमें समझना चाहिए। अब आइडली बट ऑब्वियस है, अगर यील्ड्स मार्केट में बढ़ेंगे, यानी कि अगर यील्ड बढ़ते हैं तो हमें पता ही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड टूटता है। तो सिमिलरली अगर यील्ड मार्केट में बढ़ेंगे, और यील्ड बढ़ने के क्या क्या रीजंस होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पास्ट में एक बॉन्ड्स के ऊपर जो मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस हैं या मिस्टेक्स है, वहां पे मैंने पूरा डिटेल्ड वर्जन में समझाया है कि बॉन्ड और यील्ड का क्या कोरिलेशन होता है। तो वही यील्ड का जो कोरिलेशन होता है वो डिबेंचर और एनसीडी के साथ भी लागू होता है। यानी कि हमें वो कोरिलेशन भी अंडरस्टैंड करते रहना चाहिए जब हम रियल एस्टेट एज अ फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में, स्पेशली डिबेंचर होल्डर बन के, यानी कि डिबेंचर या एनसीडी के फॉर्म में जब हम लगाते हैं। एंड अब जो दूसरे तरह का जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के अंदर जो हम फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी डेट का फॉर्म बताया, एनसीडी और डिबेंचर, ऐसे ही इक्विटी का फॉर्म, उसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी रीट मार्केट डेवलप हो रही है धीरे धीरे करके, हालांकि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी डेवलप्ड मार्केट है। मगर रीट में एक तरह से क्या होता है कि एक बिल्डर का जो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में प्राइमरीली जो कमर्शियल रियल एस्टेट होती हैं, वो एक तरह से वहां पे एसेट क्लास होती है। वो जो कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट क्लास है, हम ये अज्यूम करते हैं कि उसके अंदर अच्छी लेट आउट हुआ होगा वो जो प्रॉपर्टीज है, और उसके ऊपर जो मंथली रेंटल्स हैं, उस मंथली रेंटल्स को हम यील्ड बोलते हैं। बट ऑब्वियस अगर वो कमर्शियल रियल एस्टेट अगर लेट आउट नहीं होगा, अगर वो वेकेंट रहेगा, तो उसके ऊपर यील्ड भी कोई खास नहीं आएगा। नॉर्मली इंडिया में अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 6.5% से लेके 7% की यील्ड होती है। यील्ड, मैं दोबारा जो वर्ड यूज कर रहा हूं, ये वो वाला यील्ड नहीं है जो दिमाग का रिटर्न जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मगर यहाँ पे यील्ड का मतलब एक तरह से मंथली रेंटल्स है, जो कि 6.5% से 7% होता है, प्रोवाइडेड वेकेंसी ज्यादा ना हो, जो कमर्शियल रियल एस्टेट एज अ बैकिंग है। मेजरली रीट में जो रियल एस्टेट होता है एज एन एसेट क्लास, वो या तो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे वेयर हाउस होते हैं और कुछ कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी होती है, मगर मेजरली कमर्शियल रियल एस्टेट होता है। और इसमें जो मंथली रेंटल्स आते हैं वो नॉर्मली तभी आ सकते हैं जब वो कमर्शियल रियल एस्टेट चढ़ा हुआ हो, यानी कि लेट आउट हुआ हो। इसके अलावा कैपिटल गेन भी आता है, यानी कि जब वो रियल एस्टेट जो रीट है, जब वो बिकेगा, जब वो प्रोजेक्ट बिकेगा, तो यानी कि उसके कारण भी जो मुनाफा होगा वो भी शेयर होल्डर्स में बटेगा। सो नॉर्मली जितना ही मुनाफा होता है, वो नॉर्मली 90% ऑफ दैट प्रॉफिट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रीट होल्डर्स। एंड उसमें ये कहा भी गया है कि जब भी ये प्रॉफिट होता है और जब भी पैसा वसूल होता है, तो विद इन 6 मंथ्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कुछ और टेक्निकल चीजें हैं, मैं उसमें अभी जाने की कोशिश नहीं कर रहा। यहां पे भी डेवलपर की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनसीडीज या डिबेंचर्स के तौर पे भी थी। मगर यहां पे डेवलपर के अलावा आपको ये चेक करना जरूरी है, जिस शहर के उस डेवलपर के प्रोजेक्ट में आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो सिटी में वेकेंसी का दिक्कत तो नहीं है, यानी कि लेट आउट कहीं होती ना हो प्रॉपर्टीज। क्योंकि कई सिटीज में वेकेंट रहती हैं प्रॉपर्टीज, कमर्शियल रियल एस्टेट ज्यादा डिमांड में नहीं रहता। तो पता लगा आप ऐसे सिटी में लगा दो, बिल्डर बहुत रेप्यूटेड हो, मगर अल्टीमेटली वेकेंट ही रहेगा, तो आपको क्या रेंटल आएगा? कुछ नहीं आएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कई तरह की रीट्स मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहती है। जैसे दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट है, बहुत वॉलेटाइल है, एकदम से बढ़ेंगी, एकदम से टूटेंगी। बैंगलोर की रिलेटिवली स्टेबल होते होते ग्रो करती है। हैदराबाद की ऑफ लेट बहुत तेजी से ग्रो करी है, तो वहां पे मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। मगर अब वहां पे एक बिग क्वेश्चन है, कब तक वो सस्टेन कर पाएंगे इतनी डेवलपमेंट। तो यानी कि आपको सिटी वाइज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहां पे वाइबिलिटी क्या है, वॉलेटिलिटी कितनी है रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट की लेट आउट पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम
ओवरऑल रियल एस्टेट एसेट क्लास में, हालांकि हम फिजिकल रियल एस्टेट लगाते हैं, उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा, मगर आज मैं फाइनेंशियल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग के तहत। तो उसके तहत एक तरह से दो वर्जन्स हैं, एक डेट वर्जन है, एक इक्विटी वर्जन, और इसके लिए भी हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जो कि नहीं होती, और ये गलतियां हम किसी ब्रोकर के थ्रू अगर स्टकअप हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। बट ऑब्वियस है, हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के तहत कई रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अक्रॉस मेट्रो सिटीज भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अदर टीयर 2 3 सिटीज में भी हैं। तो वहां पे भी हम अपने पोर्टफोलियो एजुकेशन में एक तरह से मदद करते हैं कि अगर किसी को उस रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंशियल एसेट का एक्सपोजर लेना है। कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे एसेट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, मगर नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि खुद ही ले लेते हैं, खुद ही लेंगे तो फंस जाते हैं क्योंकि हमारा टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होता, या किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं होता। तो इसलिए पोर्टफोलियो एजुकेशन हम इसकी भी पूरी कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि सही पर्सन आपको एक तरह से टेक्निकली गाइड कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत जो कि रीट्स मार्केट डेवलप हो रही हैं, या हम में से कई लोग डिबेंचर्स और एनसीडीज में लगाते हैं, स्पेसिफिकली जो रियल एस्टेट बिल्डर्स होते हैं, और वहां पे हम क्या क्या तरह की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के थ्रू क्या क्या तरह की गलतियां कर देते हैं, वो आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा। ये जो सीरीज है, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इसका पर्पस ये है कि हम क्या क्या चीजें ना करें, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे पेरेंट्स और वेल विशर्स हमेशा हमें वो चीजें बताते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है वो हम जिंदगी में खुद सीख लेंगे। मगर फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग कायदे से एक टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है जो हम खुद नहीं सीख सकते, जिसके लिए लाइव हैंड होल्डिंग मार्केट्स में रह के समझना पड़ेगा, जो कि एक कोर्स में कैप्चर नहीं किया जा सकता, जो कि एक किताब में कैप्चर नहीं किया जा सकता, जो कि एक वीडियो में कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से लाइव हैंड होल्डिंग पर्सपेक्टिव है, जिसके लिए आप हमारे साथ हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ के देखें तो आपको समझ आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये वीडियोस स्पेसिफिकली ये जो सीरीज है, ये हम हर सैटरडे अपलोड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है। जय हिंद।